गांव में मोहन अपनी पत्नी सावित्री और अपनी बहन विधि और माँ के साथ रहता था। मोहन एक जमींदार के यहाँ मजदूरी का काम किया करता था। वो अपना काम बड़ी मेहनत से करता था। उसने अपनी बहन की शादी में अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी और एक अमीर घर में शादी करवा दी। फिर ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। सावित्री, जमींदार साहब इस महीने की तनख्वाह देने से मना कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अगले महीने दूंगा। अब तो मेरे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि अपना इस महीने का गुजारा कैसे होगा। ये आप क्या बोल रहे हो जी? घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने तो सोचा था कि इस बार आपकी तनख्वाह से पूरे महीने का राशन लेकर आऊंगी। अब हम क्या करेंगे जी? माँ की तबीयत बहुत खराब हो रही है। माँ को भी अस्पताल लेकर जाना है। सावित्री, मैं खुद बहुत परेशान हो चुका हूँ। पूरे महीने मेहनत से काम करो और जब तनख्वाह लेने का दिन आए तो मालिक गुस्सा करता है। अब मैं ये काम छोड़ भी नहीं सकता। क्या पता कहीं और काम मिलेगा या नहीं। लेकिन माँ की तबीयत बहुत खराब है। माँ को आज ही अस्पताल लेकर जाना होगा। तुम चिंता मत करो सावित्री, मैं जमींदार साहब से आज एक बार और पैसों के लिए कहूँगा तो क्या पता वो पैसे दे दे। फिर मोहन जमींदार साहब के यहाँ जाता है। जमींदार साहब, घर में राशन बिल्कुल भी नहीं है और मेरी माँ की तबीयत भी बहुत खराब है। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, तो आप मुझे इस महीने की तनख्वाह के पैसे दे दो। अरे, पैसों की जरूरत किसे नहीं होती। पैसा तो चीज ही ऐसी है। मैंने तुम्हें कहा तो था कि तुम्हें तुम्हारे पैसे अगले महीने मिल जाएंगे। तुम्हें क्या इस बात को सुनने में बार बार मजा आता है? अरे, तुम काम पर ध्यान दो, पैसों पर नहीं। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। मालिक, मेरे घर में और कहीं से आमदनी नहीं आती। जो भी आमदनी आती है वो आपके पास से ही आती है और इसी से मेरे घर का गुजारा होता है। और अभी मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है, इसीलिए आप मुझे इस महीने की तनख्वाह के पैसे दे दो। अरे, तो इसमें मैं क्या करूं? तेरे जैसे मेरे पास रोज 100 मजदूर आते हैं पैसे मांगने के लिए। और अब तू यहाँ से चला जा और कल काम पर जल्दी आ जाना। खेतों में पानी डालना है, वरना फसल खराब हो जाएगी। बेचारा मोहन उदास होकर वहाँ से चला जाता है। क्या हुआ जी? जमींदार साहब ने पैसे दे दिए क्या? सावित्री, जमींदार साहब ने पैसे नहीं दिए। उन्होंने कहा कि पैसे अगले महीने ही मिलेंगे। मैंने उन्हें अपने घर की परेशानियां भी बताई थी, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। ऐसा काम करने का क्या फायदा जो जरूरत पर काम ना सके। आप इस काम को छोड़ दो और दूसरा कोई काम कर लो। कल जाकर आप मालिक से कह देना कि अब मुझे और काम नहीं करना और अपने बचे हुए सारे पैसे ले आना। इन पैसों से हम माँ का इलाज करवा लेंगे और थोड़े दिन घर खर्चा चला लेंगे। इसी दौरान आप कोई नया काम ढूंढ लेना। तुम सही कहती हो सावित्री, मैं भी इस काम से बहुत परेशान हो चुका हूँ। मैं कल ही जाकर मालिक से अपना हिसाब कर लूँगा और फिर कोई अच्छा सा काम देख लूँगा जिसमें ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। हद से ज़्यादा मेहनत करके शरीर एकदम टूट जाता है। अगले दिन सुबह होने पर मोहन फिर से जमींदार साहब के यहाँ जाता है। जमींदार साहब, अब मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं बची कि अब मैं और मजदूरी कर सकूं, इसलिए मैं ये काम छोड़ना चाहता हूं, तो आप मेरा हिसाब कर दीजिए। अरे, तू कौन से हिसाब की बात कर रहा है? मालिक, मैं मेरे इस महीने की तनख्वाह की बात कर रहा हूँ। मैंने इस महीने जो मजदूरी की थी, आप मुझे मेरी मेहनत के पैसे दे दीजिए। अब मैं और कोई काम करना चाहता हूँ। अच्छा, तो तुम इस महीने की मजदूरी के पैसे लेने आए हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे यहाँ 1 महीना और काम करना पड़ेगा, तभी तुम्हें इस महीने के पैसे मिल सकते हैं। जब तुम मेरे यहाँ काम करने आए थे तो मैंने तुमसे कहा था मैं 1 महीना चढ़ाकर पैसे देता हूँ, और अगर तुमने अपनी मर्जी से बीच में ही काम छोड़ा तो तुम्हें उस महीने के पैसे नहीं मिलेंगे। कुछ याद आया कि नहीं आया? जमींदार साहब, मुझे सब याद है, लेकिन आप जानते हो मैं कितना मेहनत से काम करता हूँ। अरे, तो इसमें मैं क्या करूँ? मेहनत से तो सारे मजदूर ही काम करते हैं। तू कोई नया काम नहीं कर रहा है। जमींदार मोहन को उल्टा सीधा बोलकर वहाँ से भगा देता है। मोहन बेचारा उदास होकर अपने घर की ओर जा रहा था।
तभी रास्ते में उसे उसका दोस्त राजू मिलता है। अरे भाई मोहन, कहाँ से आ रहे हो और तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अरे भाई क्या समस्या है, मुझे भी तो बताओ। अरे क्या बताऊं भाई मैं तुम्हें, मैं जमींदार साहब के यहाँ हिसाब करने गया था और तुम तो जानते ही हो जमींदार पूरे महीने के पैसे एक साथ नहीं देता, थोड़े थोड़े करके देता है, वो भी एक महीना चढ़ा कर। अब इस महंगाई के ज़माने में थोड़े से पैसों से गुजारा कहाँ होता है। और मेरी माँ की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर उनको मैं अस्पताल लेकर नहीं जाऊँगा तो मेरी माँ मर जाएगी। अगर तुम्हें पैसों की इतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है तो तुम अपने गांव के सेठ से पैसे क्यों नहीं लेकर आते, बाद में काम करके चुका देना। हाँ भाई राजू, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी सेठ जी के पास जाता हूँ। ऐसा कहकर मोहन सेठ सूरजमल के यहाँ चला जाता है और सेठ जी को अपने हालातों के बारे में बता देता है। देख भाई मोहन, मैं तुम्हें पैसे तो उधार दे दूंगा, लेकिन मुझे मेरा पैसा समय से वापस चाहिए। अगर तुम मेरा पैसा समय से नहीं दे पाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं नहीं सेठ जी, मैं आपके पैसे समय से दे दूंगा। फिर सेठ मोहन को पैसे दे देता है और मोहन अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती करवा देता है। लेकिन कई महीने बीत जाने पर भी उसकी माँ ठीक नहीं होती और उनकी मृत्यु हो जाती है। अब मोहन पूरी तरीके से कर्जे में डूब गया था। जमींदार को कर्ज की बात पता चलने पर वो मोहन को काम से निकाल देता है। मोहन अपना उदास चेहरा लेकर अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर मोहन सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। आप चिंता मत करिए जी, भगवान अपने साथ कभी बुरा नहीं करेंगे। सावित्री, क्या भगवान को मेरे ऊपर दया नहीं आ रही? मेरे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, मैं कर्ज में पूरी तरीके से डूब चुका हूँ। अब तो मेरे पास कोई काम भी नहीं बचा है। अब तुम ही बताओ अपन क्या करेंगे? अरे आप चिंता मत कीजिए और आप ऐसा काम करिए जिसमें पैसे रोज मिले। लेकिन ऐसा तो कोई भी नहीं है जो मुझे काम के बदले रोज पैसे दे दे। अरे अब आपको किसी और के पास काम करने की जरूरत नहीं है। अब से आप खुद जंगल जाकर लकड़ियाँ काट कर लेकर आओ। आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे अपन को इस काम में पैसे भी उतने ही ज्यादा मिलेंगे। हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि मैं जमींदार साहब के यहाँ बहुत मेहनत से काम करता था, लेकिन मुझे वहाँ उतने ही पैसे मिलते थे। और मैं जंगल में जितनी ज़्यादा लकड़ियाँ काटूंगा तो मुझे उतने ही ज़्यादा पैसे मिलेंगे। मैं ये काम कल से ही शुरू कर दूंगा। फिर अगले ही दिन से मोहन जंगल में जाकर लकड़ियाँ जमा करना शुरू कर देता है और थोड़ी ही देर में काफी लकड़ियाँ जमा कर लेता है। और उन्हें गाँव में जाकर बेच देता है। अब तो मैं जल्दी से सेठ जी का कर्ज भी चुका दूंगा। अब मुझे और मेरी सावित्री को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। फिर ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं, लेकिन मोहन ने सेठ से जितना पैसा उधार लिया था वो अभी तक केवल उसका ब्याज ही चुका पाया था। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप एक से ज्यादा लकड़ियां मत लेकर आया करो, पहले से आप बहुत कमजोर हो चुके हो। सावित्री, तुम ही बताओ मैं कम लकड़ियाँ कैसे लेकर आ सकता हूँ? मुझे सेठ जी के पैसे भी तो देने हैं। मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कि वो सेठ अपने आदमियों के साथ अपने यहाँ कर्ज लेने ना आ जाए। भाग्यवान, वो बहुत बेरहम इंसान है। अगर मैंने उसका कर्ज नहीं दिया तो वो मेरी जान ले लेगा। आप परेशान मत हो, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। फिर मोहन जंगल की ओर चला जाता है और लकड़ियां बेचकर शाम को वापस अपने घर आ जाता है तो उसकी पत्नी उसके लिए खाना लगा देती है। सुनिए जी, आप किसी से थोड़े पैसे उधार लेकर उस लूटखोर सेठ का कर्जा क्यों नहीं दे देते? सावित्री, बुरे वक्त में कोई किसी का साथ नहीं देता, सब अपना मुंह मोड़ लेते हैं। और मेरे सारे दोस्त वैसे ही बहुत गरीब हैं, वो खुद भी अपना गुजारा बड़ी ही मुश्किल से कर पाते हैं। ऐसे में भला वो मेरी मदद कैसे करेंगे? और मेरा कोई अमीर दोस्त भी नहीं है जो मेरी इस मौके पर मदद कर सके। लेकिन हमें किसी तरह पैसों का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। 2 दिन बाद सेठ पैसे लेने यहाँ आएगा और अगर हमने उसे पैसे नहीं दिए तो वो हमारे साथ पता नहीं क्या करेगा। मोहन बेचारा अब बेबस हो चुका था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था
कि वो सेठ से अपना पीछा कैसे छुड़ाए। फिर अगले दिन सुबह होने पर मोहन लकड़ियां लेने के लिए जंगल की ओर जाता है। तभी रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है और वो मोहन के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर उसे रोक लेता है। तुम्हारे हाथ में कुल्हाड़ी देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक लकड़हारे हो और तुम इस वक्त जंगल में लकड़ियां लेने के लिए जा रहे हो। हाँ, मैं एक लकड़हारा हूँ और मैं इस वक्त जंगल में लकड़ियाँ लेने ही जा रहा हूँ। क्या हुआ, तुम्हें मुझसे कुछ मदद चाहिए? मुझे मदद तो तुमसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अब तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। हो सकता है सरपंच जी तुम्हें अब उम्र कैद जेल करवा दे। अरे भाई, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए सरपंच जी मुझे उम्र कैद जेल में डलवा देंगे। क्या तुम नहीं जानते कि सरकार ने पेड़ काटने पर रोक लगाया है और अगर कोई पेड़ काटता हुआ पकड़ा गया तो सरकार उसे कड़ी से कड़ी सजा देगी। अब तुम्हें मेरे साथ सरपंच जी के पास चलना होगा। अरे भाई, अगर मैं लकड़ी नहीं काटूंगा तो मेरे घर का गुजारा कैसे होगा? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर का गुजारा चलता रहे और सरपंच जी तुम्हें सजा ना दे तो उसके लिए तुम्हें मुझे कुछ पैसे देने होंगे। मैं सरपंच जी को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। आदमी की ऐसी बातें सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे भाई, तुम रो क्यों रहे हो? रोने धोने से काम नहीं चलेगा, पैसों से काम चलेगा। अगर तुम चाहते हो कि सरपंच जी तुम्हें सजा ना दे तो तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे, वरना मैं तुम्हें सरपंच जी के पास ले जाऊंगा। देखो भाई, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं। अगर तुम चाहो तो मुझे सरपंच जी के पास लेकर जा सकते हो। तुम्हें उम्र भर जेल जाने से डर नहीं लगता जो तुम थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में उम्र भर जेल जाने को तैयार हो? भाई, मैं वैसे ही अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ। अपनी सारी जमा पूंजी बहन की शादी में लगा दी और जब मेरी माँ बीमार हुई तो मैंने हमारे गांव के सेठ से पैसे उधार ले लिए। फिर भी मैं अपनी माँ को बचा न सका और कर्ज में डूब गया और मैंने सूरजमल सेठ का पैसा समय से नहीं दिया तो वो मुझे मार देगा। इस तरह मोहन अपने हालातों के बारे में आदमी को बता देता है। देखो, मैंने वैसे तो आज तक किसी के ऊपर रहम नहीं खाया, लेकिन तुम सच में बहुत बड़ी मुसीबत में हो। मैंने आज तक कोई भी अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन आज जरूर करूँगा। क्या पता भगवान इसी बात से मुझसे खुश हो जाए और मेरे सारे पाप क्षमा कर दे। ऐसा कहकर वो आदमी एक सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली मोहन को दे देता है। इस पोटली में सोने के सिक्के हैं। इन सिक्कों से तुम सेठ का कर्जा चुका देना और बचे हुए सिक्कों से एक नया व्यापार शुरू कर लेना। जाओ, अब तुम अपने घर जाओ। मोहन उस आदमी को बहुत दुआ देता है और खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल जाता है। लेकिन तभी उसे रास्ते में चक्कर आने लगते हैं तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है तो उसे कुछ ही देर में नींद आ जाती है। तभी वहाँ एक चोर आ जाता है। वो मोहन की सोने के सिक्कों से भरी पोटली को चुरा ले जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद जब वो पोटली के अंदर देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, इतने सारे सोने के सिक्के! आज तो मेरी तकदीर ही खुल गई। अब मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। इन सिक्कों से तो मेरा 1 साल का गुजारा आराम से हो जाएगा। न कहकर वो चोर अपने घर की ओर निकल जाता है। उधर जब मोहन की नींद खुलती है तो वो अपनी पोटली को ढूंढता है, लेकिन उसे अपनी पोटली कहीं नजर नहीं आती तो वो बहुत दुखी हो जाता है। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? ना मैं सोता, ना वो सोने के सिक्के की पोटली चोरी होती। कई सालों के बाद एक खुशी मिली थी, लेकिन अब वो भी मुझसे छिन गई। अब मैं सूरजमल सेठ का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? हे भगवान, इस लाचार आदमी की मदद कर। पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। क्या मेरा भाग्य इतना खराब है? मुझे केवल एक दिन की ही खुशी मिलती है। क्या मेरे भाग्य में जिंदगी भर दुख पाना ही लिखा है? फिर थोड़ी देर बाद मोहन दुखी होकर अपने घर चला जाता है और उधर वो चोर बोलता है, तुम मुझे हमेशा उल्टा सीधा कहती थी ना कि मैं कुछ करता धरता नहीं हूँ। ये देखो, सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली। इन सिक्कों से हमारा 1 साल का गुजारा आराम से हो जाएगा। अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लेकर आए हो? तुम्हारी ये सवाल करने की आदत कब जाएगी?
मैं ये सोने के सिक्के कहाँ से लाया हूँ? तुम्हें इस बात से क्या मतलब है? मुझे मतलब है, मैं जानना चाहती हूँ कहीं तुम ये सोने के सिक्के चुरा कर तो नहीं लाए हो? हाँ, मैं ये सोने के सिक्के की पोटली चुरा कर लेकर आया हूँ। एक आदमी पेड़ के नीचे सो रहा था, उसी के पास ये सोने के सिक्के की पोटली पड़ी थी। अब तो आप चोरी भी करने लगे। आपको ये पोटली चुराते हुए थोड़ा भी डर नहीं लगा? क्या आप दूसरों को दुखी करके खुद खुश रहना चाहते हो? वो बेचारा गरीब आदमी किस हाल में होगा, पता नहीं उसने ये सिक्के किस काम के लिए लिए होंगे और आप उन्हें चुरा कर ले आए। अरे वो गरीब आदमी नहीं हो सकता। आपको कैसे पता कि वो गरीब नहीं है? आप जानते हो उसे? मैं जानता तो नहीं हूँ उसे, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो गरीब आदमी नहीं है, क्योंकि एक गरीब आदमी इतने सारे सोने के सिक्के लेकर इतना आराम से नहीं सो सकता। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गरीब है या अमीर। आपको उसके सोने के सिक्के लौटाने ही होंगे। मुझे भूखा रहना मंजूर, लेकिन मैं इन चोरी के पैसों से अपने घर का गुजारा नहीं कर सकती। आपको मेहनत करके अपने बीवी बच्चों का पेट भरना चाहिए, ना कि चोरी करके। ठीक है, मैं भी उस आदमी को ये पोटली वापस करके आता हूँ। फिर चोर मोहन को वापस सिक्के देने के लिए उसकी तलाश में निकल जाता है। उधर जब मोहन अपने घर पहुंचता है, आज मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी, आपको आने में इतनी देरी कैसे हो गई? लेकिन मोहन अपनी पत्नी की बात का कोई जवाब नहीं देता। क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या बात है, मुझे बताइए। फिर मोहन सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। तभी वहाँ सेठ आ जाता है। मोहन और उसकी पत्नी उसे यहाँ देखकर घबरा जाते हैं। ला मोहन, तूने मेरे पैसे आज देने का वादा किया था, अब जल्दी से तू मेरे पैसे दे दे। सेठ जी, मैंने आपके पैसों का इंतजाम कर लिया था, लेकिन किसी ने मेरे सोने की सिक्के की पोटली को चुरा लिया। तू मुझे पागल समझता है क्या? तू मुझे ये झूठी कहानी सुनाएगा और मैं तुझसे पैसे नहीं मांगूंगा? अरे तेरे जैसे रोज 100 आदमी मिलते हैं। अब मेरा समय खराब मत कर, चल जल्दी से मुझे मेरे पैसे दे दे। मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप मेरी बात का यकीन करो। किसी ने मेरे सोने की सिक्के की पोटली को चुरा ली। अच्छा, पहले ये बता कि तेरे पास सोने के सिक्के की पोटली कहाँ से आई थी? आखिर मुझे भी तो पता चले कि तू करता क्या है। मोहन चुप रहता है। इस बात का वो कोई जवाब नहीं देता। अब चुप क्यों है? बताता क्यों नहीं कि तेरे पास सोने की सिक्के की पोटली कहाँ से आई थी? तुझे मुझे झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आ रही? तू मेरे पैसे ऐसे नहीं देगा। तू मेरे साथ सरपंच जी के यहाँ चल। फिर सेठ सूरजमल मोहन को अपने साथ सरपंच जी के यहाँ ले जाता है। सरपंच जी, इसने मुझसे 8 महीने पहले पैसे उधार लिए थे, लेकिन अभी तक इसने मुझे कुछ भी नहीं दिया और ये मुझसे झूठ बोल रहा है कि इसने मेरे पैसों का इंतजाम कर लिया था, लेकिन कोई इसके सोने की सिक्के की पोटली को चुरा कर ले गया। यहाँ के नियमों के मुताबिक अगर कोई किसी के पैसे लौटा नहीं पाता तो उसे पैसे देने वाले के घर में नौकर का काम करना पड़ता है, जब तक वो अपने पैसे चुका नहीं देता। सरपंच जी की इस बात से मोहन थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि अब उसको और उसकी पत्नी को सेठ सूरजमल के यहाँ उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। लेकिन मैं यहाँ गांव का सरपंच होने के नाते मोहन को 1 दिन का कर्जा चुकाने का समय और देता हूँ। अगर मोहन तुमने 1 दिन के अंदर सूरजमल सेठ का कर्ज नहीं दिया तो तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को सेठ सूरजमल की गुलामी करनी होगी। सरपंच जी का फैसला सुनाने के बाद वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। सावित्री, अब अपन क्या करेंगे? क्या मेरा भाग्य इतना खराब है? मुझे बड़ी ही मुश्किल से तो कोई भला आदमी मिला था, लेकिन मेरे भाग्य में वो पोटली नहीं थी, इसीलिए उसे कोई चुरा कर ले गया। ऐसा मत बोलिए जी, अगर वो पोटली आपके भाग्य में लिखी है तो वो आपको जरूर मिलेगी। वो पोटली मुझे पता नहीं कब मिलेगी और मुझे सेठ सूरजमल का कर्ज भी देना होगा। क्या करूं मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। आपके पास केवल एक ही उपाय है। आपने अपनी बहन को बड़ी ही मेहनत से पढ़ा लिखा कर एक अमीर घर में उसकी शादी करवाई थी। हो सकता है वो अपनी मदद जरूर कर दे। आप एक बार उसके पास जाकर आइए। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, विधि जरूर मेरी मदद करेगी। फिर मोहन अपनी बहन के पास पैसे मांगने के लिए चला जाता है। भैया, आप यहाँ क्यों आए हो? अगर आपको यहाँ आना ही था तो कम से कम अच्छे कपड़े तो पहन कर आते। ये पुराने कपड़े पहन कर आने की क्या जरूरत थी?
यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं। अगर आपको कोई यहाँ देखेगा तो क्या कहेगा कि ये गरीब सा दिखने वाला आदमी तुम्हारा भाई है। विधि, तू तो जानती ही है मैं अभी लकड़ियाँ बेचकर घर खर्च चलाता हूँ और अभी मुझे सेठ सूरजमल का कर्ज भी चुकाना है। इसीलिए मैं तुम्हारे पास कुछ पैसे मांगने के लिए आया हूँ। जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस लौटा दूंगा। लकड़ियाँ बेचकर तुम मेरे पैसे कभी नहीं चुका पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं देने वाली। चले जाओ यहाँ से और कभी मत आना यहाँ। मोहन अपनी बहन की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। आज वो खुद को बहुत लाचार महसूस करता है। आज उसे समझ आ गया था कि गरीब का किसी से कोई रिश्ता नहीं होता। जिस बहन को मोहन ने इतनी मेहनत से पढ़ाया लिखाया, उस बहन ने आज उसे ऐसा कह दिया। ये सब सोचता सोचता मोहन जंगल की ओर अपने घर जा रहा था तो वो उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचने लगता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आज मुझे मेरी बहन ने भी भगा दिया। अब मैं कैसे चुकाऊंगा सेठ सूरजमल का कर्ज? तभी वहाँ वो चोर भी मोहन की तलाश करता हुआ आ जाता है। अरे भाई, तुम्हारी हालत देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम किसी बड़ी मुसीबत में हो। तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो। मुझसे जो भी हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। अरे भाई, गरीब आदमी की कोई मदद नहीं करता। जब मेरी बहन ने ही मेरी मदद करने से मना कर दिया तो तुम भला मेरी मदद कैसे करोगे? अरे भाई, तुम मुझे अपनी परेशानी एक बार बताकर तो देखो। फिर मोहन सारी बात उस चोर को बता देता है। मेरे पास बस आज का आखिरी दिन है। अगर मैंने कल सूरजमल सेठ को पैसे नहीं दिए तो मुझे और मेरी पत्नी को उसकी गुलामी करनी होगी। चोर वो सोने के सिक्के की पोटली को मोहन के सामने रख देता है। क्या यही तुम्हारे सोने के सिक्के की पोटली है? पोटली को देखकर मोहन बहुत खुश हो जाता है। तुम्हारे पास ये पोटली कहाँ से आई? मेरी इस पोटली को तो कोई चुरा कर ले गया था। दरअसल ये पोटली मैंने ही चुराई थी ताकि मेरे घर का भी गुजारा हो सके, लेकिन मेरी पत्नी ने कहा कि वो भूखी रह लेगी, लेकिन किसी के चुराए हुए पैसों से अनाज का एक दाना तक लेकर नहीं आएगी। इसीलिए मैं ये पोटली आपको वापस देने आया हूँ। हो सके तो आप मुझे माफ़ कर देना। मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। कोई बात नहीं भाई, तुमने मेरी पोटली लौटा दी इसलिए मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। अब मैं इन सिक्कों से सूरजमल सेठ का पूरा कर्ज दे दूंगा और बाकी बचे हुए सिक्कों से एक ज़मीन खरीद लूँगा जिस पर अपन दोनों मिलकर खेती करेंगे। मोहन की ऐसी बातें सुनकर चोर बहुत खुश हो जाता है। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं तुम्हारी भी मजबूरी समझ सकता हूँ। तुमने जो भी किया सब अपने परिवार के लिए किया। आज से अपन दोनों मिलकर बड़ी ही मेहनत से खेती करेंगे। तो दोस्तों, हमने देखा कि मोहन अपने भाग्य को कैसे कोस रहा था, लेकिन जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो उसे मिलकर ही रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।